नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। और आप जैसे कि जानते हैं, राहुल गांधी ने इस वक्त जिस तरह से मोदी शाह यानी पूरी मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है, वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने एक बहुत जबरदस्त बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक हम इन दोनों का इस्तीफा नहीं ले लेंगे, इनको नींद नहीं आएगी। और जिस तरह से देश में अब एक्सप्रेसिव हो गए हैं लोग, इसे अब सरकार रोक नहीं पाएगी। यानी राहुल गांधी लगातार कुछ ना कुछ ऐसे बयान भी दे रहे हैं, लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जैसे कुछ दिनों पहले उन्होंने दावा किया था कि 1 साल के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। उसके बाद लगातार आप देखिए कि किस तरह से मोदी शाह को एक के बाद झटके लग रहे हैं। और अब जो एक मामला निकल कर आया है, उसने राहुल गांधी के उस बयान पर एक बार फिर मोहर लगा दी है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि हम इन्हें पागल कर देंगे। राहुल गांधी का कल के जो बयान थे, जो कांग्रेस रचनात्मक कांग्रेस कार्यक्रम में जो उन्होंने मोदी और शाह पर निशाना साधा, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे, चीन का मामला भी उठाया, जिस तरह से विदेश नीति पर भी सरकार को घेरा, इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी की तरफ से जो भी बयान दिए गए, इसके अलावा जिस तरह से राहुल गांधी ने घेरने की कोशिश की कि पीएम मोदी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या क्या वजह है कि वो हमेशा भागते हुए दिखाई देते हैं मीडिया से, और मीडिया पर भी उन्होंने निशाना साधा। यानी हर तरह से राहुल गांधी अटैकिंग मोड में नजर आए, लेकिन बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में, एक अलग ही अंदाज में राहुल गांधी नजर आए। लेकिन इसके अगले ही दिन यानी आज एक ऐसा मामला निकल कर आया है, जिसने एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह को करारा झटका दिया, या कहें कि पूरी बीजेपी को झटका दे दिया है। क्योंकि सावरकर मामले को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जाती थी, राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती थी। और उस मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी जीत मिली, और ये जीत बीजेपी के लिए करारा झटका माना जा रहा है। और इस मामले में एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि लगातार पिछले कुछ दिनों में 2 मामले ऐसे आए हैं, जिसने ये बता दिया है कि कैसे बीजेपी सरकार अब खुद राहुल गांधी के आगे हथियार डालते हुए दिखाई दे रही है। राहुल गांधी का डर साफ साफ बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है, और इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्वामी जी। स्वामी जी, जिस तरह से राहुल गांधी के जो सावरकर वाला मामला था, सावरकर मानहानि मामला, जिसे कहा गया कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिससे सावरकर की मानहानि हुई है, उसको लेकर लंबे समय से यह मामला चला आ रहा था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी पहले जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में एक बयान दिया था, जिसको लेकर अभी तक ये मामला खींचा जा रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को ही रद्द कर दिया है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से बीजेपी को जो लगातार राहुल गांधी की तरफ से झटके लग रहे हैं, जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की कोशिशें हैं राहुल गांधी को कमजोर करने की, उन्हें डराने की, उन्हें एक तरह से उनकी छवि को खराब करने की, वो सारी कोशिशें लगातार फेल होती दिखाई दे रही है। और उसमें अभी ये ताजा मामला, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये क्या बिल्कुल सच बात नहीं है कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लाखों लोग जेल गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गए, महात्मा गांधी जेल गए, पंडित मोतीलाल नेहरू जेल गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी जेल गई, बल्कि इंदिरा जी भी बाल सुधार गृह में रहीं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये बात सच नहीं है कि पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते हुए एल्फ्रेड पार्क में अपनी कनपटी में गोली मार दी, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ में नहीं पड़ना चाहते थे? सरदार भगत सिंह हो, अशफाकुल्लाह खां हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, सबने फांसी में चढ़ना पसंद किया, बल्कि बनस्पत अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने के। जलियांवाला बाग में कितने लोगों ने अपनी शहादत दी अपने देश के लिए? क्या ये बात सच नहीं है कि जब काला पानी की सजा हजारों लोग भुगत रहे थे, कम से कम 5000 लोग ऐसे थे जो जेल के अंदर थे अंडमान, सावरकर भी थे उसमें। अच्छा, ये भी बिल्कुल सच बात है कि ऐसा तो नहीं था कि सावरकर को ही केवल कष्ट दिया जा रहा था, बाकी कैदियों को नहीं दिया जा रहा था जी। भाई, जैसे कोल्हू के बैल की तरह कैदियों को घुमाया जाता था, सावरकर को भी घुमाया जाता था, और हजारों वहां पे जो कैदी थे उनको भी घुमाया जाता था। जो भी कष्ट और ऐसे ऐसे केसेस थे काला पानी के, वहां पे लोग सड़सड़ के मरे, भूखे मरे, काय होके मरे, लेकिन माफी नहीं मांगी किसी ने माफी नहीं मांगी। भाई, माफी मांगने वाले एक तो ग्वालियर के थे, हम उनके बारे में मैं क्या कहूं, दिवंगत हैं, दिवंगत तो खैर सावरकर भी हैं, जिन्होंने ग्वालियर के अंदर माफीनामा लिख के दिया था, जो सबने पढ़ा। फिर उनके जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं और थी, उसका मैं जिक्र यहां नहीं करना चाहता। लेकिन सावरकर ने तो माफी मांगी थी, और क्या ये तथ्य नहीं है कि उन्हें 60 रुपए की पेंशन मिलती थी उस जमाने में, जबकि कलेक्टर की तनख्वाह भी 60 रुपए नहीं थी?
तब उन्हें 60 रुपए की पेंशन मिलती थी। क्या कारण था कि उनको जेल से छोड़ा गया था और उसके बाद उनकी पेंशन बांट दी गई थी? उन्होंने कौन सा ऐसा वादा अंग्रेजों से किया था जिसके प्रतिफल में उनको पेंशन मिलती थी? लेकिन चलिए, अब मुश्किल यह है, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास अपने कोई आदर्श तो है नहीं जी। ऐसे लोग तो है नहीं जिन्होंने जेल काटी हो या फांसी पे चढ़े हो। वो तो सारे कांग्रेसी थे या क्रांतिकारी थे। तो उन्होंने सावरकर साहब को ले लिया कि साहब उन पे बड़ा अन्याय हुआ, बड़ा अत्याचार हुआ और वो हमारे देश के, अरे भाई अत्याचार तो हजारों लाखों लोगों के साथ हुआ। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनका नाम ही नहीं पता है। बुलंदशहर के अंदर कालाम एक जगह है, वहां पेड़ों पे 100-200 लाशें, मतलब शव लटका दिए गए थे, फांसी दे दी गई थी और शव लटकते रहे थे। लोगों ने ऐसी ऐसी यात्रा सही, तो केवल सावरकर जी ने तो यात्रा नहीं सही थी, लेकिन राहुल गांधी को परेशान करना। अच्छा, काल कौन सा था वो, जब ये राहुल गांधी पे फर्जी केसेस किया करते थे? आपको पता ही है, बोफोर्स का केस जो वीपी सिंह ने उठाया था और इतना ज्यादा राजीव गांधी को बदनाम कर दिया था, वो भी केस सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया कि बोफोर्स, और ये वर्ड के कोई भी आदमी से अगर पूछ लिया जाए या भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछ लिया जाए, बोफोर्स इज द बेस्ट गन। पाकिस्तान से अगर हम जीतते हैं या उनको हराते हैं, उसमें बोफोर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन बोफोर्स के नाम पे राजीव गांधी को वीपी सिंह ने बदनाम किया और सुप्रीम कोर्ट ने वो भी केस खत्म कर दिया। तो देखिए, प्रश्न ये उठता है कि जो सच्चाई, लेकिन उस समय ऐसा था जबकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लोग डरते थे। इसलिए राहुल गांधी ने कहा था डरो मत, और आज के तारीख में ये हो गया, लोगों का डर निकल गया। आप तो देख रहे हैं, शहर शहर, फतेहपुर हो, हमीरपुर हो, आपके खटीमा हो, विदिशा हो, लखनऊ हो, हर जगह अब जेंजी की बात छोड़ दिए, जेनिल्फा और 12-13 साल की लड़कियां उसका नेतृत्व कर रही हैं। बाहें अपनी मुट्ठी बांध के वो कह रही हैं कि अभी ये लखनऊ का मैं देख रहा था, आंदोलन हो रहा है, बच्चे वहां 12-13 साल के खड़े हैं, आंदोलनरत हैं कि साहब टीचर्स ही नहीं आते, टीचर्स नहीं आते तो हमारा जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे कैसे, हमारा जीवन उज्जवल कैसे बनेगा। यही बिहार के अंदर हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश, मतलब उत्तराखंड में हो रहा है, हर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और ये देखिए, अब मुश्किल ये है, अब वो डर खत्म हो गया। जब राहुल गांधी ने वो डर खत्म कर दिया तो उसके बाद अब बच्चों में भी डर खत्म हो गया, बुजुर्गों में भी डर खत्म हो गया। हर आदमी अपना अधिकार मांग रहा है, हमें पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जो मिड डे मील मिलता है उसको अच्छा मिलना चाहिए, टीचर्स को क्लास पे आना चाहिए, टॉयलेट साफ होने चाहिए और सारी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और मानी बात है, उनका अधिकार है, सरकार तो उसके लिए पैसा देती है, लेकिन वो पैसा सब लोग सरकारी अधिकारी और ये प्रिंसिपल वगैरह मिलकर खा जाते हैं। तो चलिए, एक जागृति हो गई है, डर खत्म हो गया है। तो सावरकर के मामले में जो एक ऐसा, और सच था ये, भाई सावरकर जी के बारे में कौन डिनाई करता है, उनके पोते ने भी डिवाइड नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि उनके जो सावरकर साहब थे उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, ये कहा था कि गांधी जी ने भी माफी मांगी थी। अरे यार, सवाल ये है, गांधी जी ने तो कोई माफी मांगी नहीं थी। हाँ, गांधी जी ने कितने साल जेल में रहे, कितनी पदयात्राएं की, किस प्रकार का जीवन काटा, दलित बस्तियों में जाके उन्होंने उनके टॉयलेट साफ किए, कुछ रोगियों का उन्होंने इलाज कराया। तो गांधी के जीवन, लेकिन वही है, भारतीय जनता पार्टी का शक्ल यह है, जब भी इनसे कोई पूछो तो ये अंग्रेजों के और मुगलों के जमाने में चले जाते हैं, अकबर और औरंगजेब के जमाने में चले जाते हैं, टीपू सुल्तान के जमाने में चले जाते हैं। अरे भैया, तुमसे पूछा जा रहा है कि उस जगह के समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जब माफी नहीं मांगी और पेंशन नहीं बंधवाई, जब काला पानी की सजा पा रहे लोगों ने कष्ट सहना बेहतर समझा, अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, तो आपके जो बहुत बड़े क्रांतिकारी जिनको आपको कहते हैं, तो ये बताइए ना भाई, दूसरे ने किया नहीं किया वो तो चलिए सेपरेट केस है, उसको हम देख लेंगे, क्योंकि सब जानते हैं महात्मा गांधी एक धोती पहन के चर्चिल से मिलने गए थे, चर्चिल ने भी उनसे मिलने से इनकार किया, लेकिन मिलना पड़ा। क्या शख्सियत थी हमारी महात्मा गांधी की। पूरे विश्व के अंदर आज अगर किसी भारतीय की स्टैचू सबसे ज्यादा लगी हुई है तो महात्मा गांधी की लगी है। हालत ये तक है कि भारतवर्ष के अंदर अगर कोई विदेशी मेहमान की टोली आती है, सबसे पहले मोदी जी उनको महात्मा गांधी के यहाँ ले जाते हैं, और उनकी इतनी ज्यादा इज्जत है महात्मा गांधी की कि लोग जो विदेशी हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे शी जिनपिंग हो, जूता उतार के आते हैं और एक एक घंटे खड़े रहते हैं महात्मा गांधी के साथ अपना सिर झुका के। तो देखिए, महात्मा गांधी, लेकिन अब सवाल यह है, इनके पास कोई वीर तो है नहीं, इनके पास क्रांतिकारी तो है नहीं, ये तो अंग्रेजों के पक्ष में काम किया करते थे। लेकिन सावरकर के मामले में जो इन लोगों ने किया था, उससे इन्होंने अपनी हिस्ट्री को एक्सपोज कर दिया। अब ये प्रूव हो गया कि उन्होंने माफी मांगी थी, प्रूव हो गया उन्होंने पेंशन बंधवाई थी, प्रूव हो गया कि राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं की थी। तो अब लोगों का डर खुल गया है
और डर खुलना, लोगों का डर खुलना और प्रश्न पूछा जाना, ये लोकतंत्र की अच्छी पहचान है। और अच्छा स्वामी जी, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है कि इस मामले में जो ये मामला जो रद्द किया गया, इसके पीछे जब इसमें टिप्पणियां जो दलील चल रही थी, जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी इस मामले में, तो जस्टिस दत्ता ने ये पूछा यूपी सरकार से कि क्या इस मामले में आपने मंजूरी दी थी केस करने की। तो राज्य सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल वहां मौजूद थे, उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया कि नहीं, राज्य सरकार की तरफ से कोई मंजूरी नहीं दी गई है। यानी राज्य सरकार ने, यानी यूपी सरकार ने, यूपी की बीजेपी सरकार ने खुद ही इस मामले से अपने पैर पीछे खींच लिए। ये भी यहाँ गौर करने वाली बात है कि बीजेपी सरकार अब राहुल गांधी से पंगा लेते हुए भी दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये डर है एक तरह से राहुल गांधी का, जिसका जिक्र राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। कल एक दिन पहले ही, जिस पर हमने लगातार चर्चा भी की थी स्वामी जी, कि किस तरह से वो खुलकर कह रहे हैं कि ये लोग सो नहीं पाएंगे, इन लोगों को हमने पागल कर दिया है। और जिस तरह के जो मामले हैं, या बीजेपी सरकार का इस तरह से कहना कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद जब जस्टिस दत्ता ने ये कह दिया कि जब मंजूरी ही नहीं दी थी तो फिर तो ये मामला ही नहीं बनता, और इसके बाद इस मामले को रद्द कर दिया, तो ये लगातार बता रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी का खौफ अब दिख रहा है बीजेपी सरकार के अंदर, बीजेपी के नेताओं के अंदर। हो चाहे अलग अलग विभाग हो, उनके अधिकारी राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं, आज से 1 साल पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी की दहशत थी। यह था कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, ईडी की इंक्वायरी हो जाएगी, सीबीआई की इंक्वायरी हो जाएगी। अच्छा, लोक प्रशासन भी उनकी बात मान लेता था भारतीय जनता पार्टी की। अब यह सवाल है कि जब राहुल गांधी का उन्होंने देख लिया कि राहुल गांधी के खौफ से सदन के अंदर मोदी जी भी नहीं 13-14 दिन आते और अमित शाह साहब भी नहीं आते, इसका मतलब यह है कि अब अधिकारियों को मैसेज तो मिल ही गया। अच्छा, मौसम विज्ञानी तो होते ही है अक्सर, उनको समझ में तो आ गया है कि भैया अगर राहुल गांधी की इतनी ज्यादा धमक हो गई है कि मोदी जी और शाह जी उनके डर से पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ रहे हैं, और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं जो लोग संविधान के पालन में, उसके अनुपालन में कोई निर्णय लेंगे, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो नहीं लेंगे, जो संविधान का उल्लंघन करेंगे या राजनीतिक आकाओं के आदेश पे काम करेंगे, उन्हें हम जेल के पीछे भिजवाएंगे, चाहे कानून हमें परिवर्तित करने पड़े। तो अब भाई सरकारी अधिकारी जो सरकारी अधिकारी है, वो थोड़े डर के लिए अपना जीवन थोड़ी बर्बाद करेगा कि वो जेल चला जाए, इसलिए वो सूचना दे रहे हैं, वो राहुल गांधी के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो होता ही है, जब तक आपकी धमक बनी हुई है, जब तक आपकी हनक बनी हुई है, लोग आपसे डरते हैं। और जब देखते हैं कि आप कमजोर पड़ गए और सत्ता परिवर्तित होने वाली है, दूसरी सत्ता आने वाली है, उसके पहले लोग आपको छोड़ के जाने लगते हैं। और इस बात को अमित शाह साहब और मोदी जी ने खुद प्रूव कर दिया जब वो सदन में आए नहीं। भाई सदन में आते जो भी जवाब देते, भाई यही तो एक अति उत्साह था कि 20 तारीख को आपने कीले लगी हुई लाठियां चलवा दी, पैलेट गन चलवा दी। यहाँ सिवान के अंदर सम्राट चौधरी ने अति उत्साह में वहां AK-47 चलवा दी और पैलेट वो अपने पिस्टल चलवा दी। तो देखिए, ये होता है अति उत्साह में, लेकिन जब नशा उतरता है अति उत्साह का, तो आपको पता चलता है कि जो आप समझ रहे थे कि अगला आपसे लड़ नहीं पाएगा और हिम्मत नहीं कर पाएगा, आज के तारीख में तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों की हिम्मत खुल गई है। 12-13 साल के बच्चों की हिम्मत खुल गई है। 20-22 साल की लड़कियां, मैं सुन रहा था अभी नेहा बोरा को, वो JNU की चांसलर के इस्तीफे की मांग कर रही है। ये भाई कोई वो है नहीं, क्वालिफिकेशन है नहीं। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के बारे में एक मैंने सुना, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, कि सुना कि साहब वो एक रिसर्च असिस्टेंट हुआ करती थी, और रिसर्च असिस्टेंट हो गए क्योंकि उनके पतिदेव जो हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज, लेकिन उनके बारे में लोगों ने बताया बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और बड़े साफ सुथरे व्यक्ति हैं। लेकिन उसी चक्कर में क्योंकि उनकी पत्नी है वो वाइस चांसलर बन गई और 5 साल से वाइस चांसलर है। वहां भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो अपने गुंडे भेज के उसको पिटवा रही है। देखिए, RSS ने हर शिक्षण संस्थान पे कब्जा कर लिया है जी, और जो पेपर लीक हो रहे हैं, सारी समस्याएं, उसका कारण केवल यह है भाई RSS वालों ने कब्जा कर लिया। तो RSS वालों को वही शाखा करने के अलावा और लाठी चलाने के अलावा तो कोई आता नहीं है, पढ़ने लिखने का तो उन्हें शौक है नहीं, वही अपना लाठी वाठी भाजते रहते हैं। और इन्हें राष्ट्र उद्धार के बारे में, भाई जो तिरंगे का सम्मान न करे, जो तिरंगे के ऊपर किसी दूसरे झंडे को फहराए और उसको प्रणाम करे, ऐसे को तो हम भारतीय नहीं मानते। भारतीय हम केवल उसको मानते हैं जो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ, अगर कोई झंडा जिसके लिए हो, तिरंगा जिसका भी शेष झंडा है, वो हमारे लिए भारतीय है।
बिल्कुल। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि देश के हर कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां आप छात्र, चाहे जेनजी हो, जेन अल्फा हो, लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, अपनी मांगों के साथ खड़ा हुआ है। एक वीडियो आपने जरूर देखा होगा, मूक बधिर लड़कियां हैं जो डीएम कार्यालय के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रही है। यानी हर कोई अब अपनी नाराजगी अपने अपने तरीके से जाहिर कर रहा है और इसी बात को विपक्ष समझ चुका है कि किस तरह जनता के अंदर गुस्सा है सरकार के खिलाफ, और वही है जो विपक्ष की ताकत बन गया है। इसी आधार पर राहुल गांधी ने कल इतने बड़ा दावा कर दिया है कि जब तक मोदी और शाह अपना इस्तीफा नहीं दे देंगे चैन से सो नहीं पाएंगे और हम इन्हें सोने भी नहीं देंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और बड़ा वहां पर जो दावा किया कोई ये कि जो भी मैं जानकारी यहां पर आपको देता हूं या जो भी मैं बताता हूं वो सारी जानकारियां पीएमओ के अंदर से ही उनको मिलती हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर, मोदी सरकार के अंदर असंतोष पनप रहा है और वही असंतोष बता रहा है कि कैसे बीजेपी सरकार या बीजेपी अब राहुल गांधी के आगे हथियार डालती हुई दिखाई दे रही है। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है स्वामी जी कि जैसे ये मामला जो अभी हमने यहाँ हम जिक्र कर ही रहे हैं, जिस तरह से सावरकर मामले में राज्य सरकार ने, यूपी सरकार ने कह दिया कि हमारी तरफ से केस को मंजूरी ही नहीं दी गई थी। वहीं दूसरा मामला कुछ दिन पहले आपको याद ही होगा, छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रयागराज में होना था, राहुल गांधी वहां पहुंचे। राहुल गांधी जिस कार्यक्रम को करने के लिए वहां जा रहे थे, यानी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने केपी ग्राउंड के लिए अनुमति मांगी थी। वो अनुमति उन्हें मिल गई थी, जैसा कि देहरादून में हुआ था, जैसा कि कोटा में हुआ था। दोनों जगह जिस तरह से अनुमति पहले मिल गई और उसके बाद उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए अनुमति को 48 घंटे पहले कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से कोटा में वो जगह वापस नहीं मिली, देहरादून में वापस नहीं मिली, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा। और उसके बाद ही खबर आती है स्वामी जी कि वो जिस ग्राउंड में कार्यक्रम करना चाहते थे, राहुल गांधी का कार्यक्रम वहीं हुआ। यानी कोशिश वहां पर भी राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की गई थी, उसे फेल करने की गई थी, लेकिन क्योंकि उससे पहले वो आंदोलन हो चुका था, सरकार जानती है जनता का गुस्सा किस तरह बढ़ चुका है, किस तरह छात्र अब सड़कों पर हैं सरकार के खिलाफ, उसका असर देखने को मिला कि सरकार ने वहां पर अपना फैसला वापस लिया और वो ही ग्राउंड राहुल गांधी को देना पड़ा। तो ये राहुल गांधी के आगे और छात्रों का जो गुस्सा है उसके आगे कहीं ना कहीं झुकाव, कहीं ना कहीं दबाव दिखाई दे रहा है सरकार के ऊपर। स्वामी जी देखिए, वो छोड़िए, अभी आप ये जो केस हुआ मन्नन मिश्रा का, जी जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने सोचा कि मैं सरकार को खुश कर दूंगा, मोदी जी को खुश कर दूंगा, हो सकता है कि मुझे विधि मंत्री बना दें। उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि नलसार के अंदर, जो वहां हैदराबाद की एक बहुत बढ़िया लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके बच्चों ने 450 बच्चों ने लिख के दे दिया कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ से वो नहीं लेंगे अपना सर्टिफिकेट। बिल्कुल अच्छा, वो मानी बात है क्या? वो अच्छा, चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं कहा, वो मिश्रा जी ने खुश करने के चक्कर में ये नोटिस दे दिया कि 450 बच्चों को कहीं रजिस्ट्रेशन न दिया जाए। अच्छा, उसके बाद समझ में आया, जब 1 घंटे के अंदर जब ये पूरे यूट्यूबर्स ने और सोशल मीडिया ने मन्नन मिश्रा की लानत वलानत करनी शुरू कर दी, तो फिर उन्हें ऑर्डर भी वापस लेना पड़ा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उनको डांट दिया कि आप कौन होते हैं मेरे और बच्चों के बीच में आने में। अच्छा, उसके बाद जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कह दिया कि ये मन्नन मिश्रा अपने को समझते क्या, इनकी पर्सनल किंगडम है, ये इनके घर की खेती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर चेयरमैन है, इसका मतलब थोड़ी कि बिना मीटिंग के आपको निर्णय लेने के बाद में मीटिंग हुई और वो निर्णय को निरस्त किया गया। देखिए, सीधी सी बात है, जो राहुल गांधी ने 2 साल पहले कह दिया था, डरो मत। डरने का मतलब ये होता है लोकतंत्र की हत्या हो जाना, लोकतंत्र का खत्म हो जाना। लोकतंत्र के अंदर बोलने की क्षमता गरीब से गरीब और पंक्ति में आखिरी बैठे हुए आदमी की होनी चाहिए। आज के तारीख में हमारे देश के हर सेगमेंट, श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है, श्रमिकों को भी आवाज उठानी चाहिए। किसानों का भी जो शोषण हो रहा है, एमएसपी उनको नहीं मिल रही है, जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, उनको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। बच्चों को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए जब तक उनका एजुकेशन सिस्टम न ठीक हो जाए, पेपर लीक ना बंद हो जाए। भाई, गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करना हमारे संविधान ने परमिशन दी है, सबको करना चाहिए और सरकार को उनके लिए ओपन होना। आपने देखा जो फतेहपुर के अंदर हुआ, बच्चे गए डीएम साहब के 5 किलोमीटर पैदल चल के, और डीएम साहब ने उसी दिन सड़क बनवाना शुरू कर दिया। जब बच्चों ने कहा कि साहब सड़क टूटी हुई है, हम लोग को चोट लगती है, गिर जाते हैं, उसी दिन, और हर जगह इंप्रूवमेंट होगा। भाई, पैसा तो सरकार देती है ना, ऐसा तो है नहीं कि सरकार पैसा नहीं देती है, बीच के लोग खा जाते हैं उस पैसे को। तो हमें जागृत होना चाहिए, जो हमारे अधिकार है हमको मिलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने डरो मत का जो नारा दिया था, उसका असर अब दिख रहा है।
बिल्कुल, और यही बात राहुल गांधी ने कही भी है कि अब लोग एक्सप्रेस करने लगे हैं और इसे रोक नहीं पाएगी सरकार। और बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जनता को तो रोक नहीं पा रही है सरकार, जनता लगातार झटके दे रही है। और राहुल गांधी को रोकने की कोशिश 2023 में की गई थी। आपको याद होगा स्वामी जी, किस तरह से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 2 साल की उनको सजा सुनाई गई थी गुजरात सूरत कोर्ट से, और मामला क्या था, सरनेम वाला मामला, आपको याद होगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा था सरकार को और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई थी दोबारा से। और आपको याद होगा तमाम वीडियोस निकल कर आए थे किस तरह से राहुल गांधी ने बंगला भी खाली किया था, चाबी देते हुए दिखाई दिए थे, कुछ दिनों के लिए वो कहीं शिफ्ट भी हुए थे। ये सारी चीजें वहां पर, यानी पूरी कोशिश थी कि राहुल गांधी को कैसे संसद से दूर रखा जाए। और उसका मामला सिर्फ यही था कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले अडानी को लेकर, पीएम मोदी को लेकर उनके बीच क्या संबंध है उसको लेकर एक तस्वीर दिखाई थी सदन के अंदर। और इस पर पूरी एक तरह से मित्र वाला जो आज जिस तरह से उनको घेरा जाता है मोदी सरकार को कि अडानी मित्र हैं, उद्योगपति मित्र हैं इनके और मित्रों की सरकार है, ये तभी से शुरू हुआ था। 2023 का मामला, 2023 मार्च में अचानक से ये मामला में इसमें फैसला आया, पूरा 2 साल की सजा दे दी गई जो अधिकतम सजा होती है। जबकि किसी भी मामले में 2 साल की अधिकतम सजा के लिए एक वजह होनी चाहिए, वाजिब वजह, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2023 के अगस्त में जब इस मामले में आगे सुनवाई हुई, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से कोई वाजिब वजह नहीं, कोई वजह नहीं निकल कर रही कि अधिकतम सजा क्यों दे दी गई है 2 साल की। तो ये सारी चीजें वहां पर भी राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां भी झटका लगा था। जितनी जल्दी वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इधर सूरत हाईकोर्ट का फैसला आता है, उधर नोटिफिकेशन तुरंत जारी हो जाता है, जैसे तैयार रखा हुआ था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट, जैसे हाईकोर्ट फैसला देगा वैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता ले ली जाएगी। आपको याद होगा वो पूरा मामला। लेकिन वहां पर भी राहुल गांधी ने करारा झटका दिया था और वो लगातार उसके बाद से राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी को झटके पे झटके ही लगना है। स्वामी जी, पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके तानाशाही स्थापित करने की कोशिश करेगी तो झटके लगेंगे। और ये राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा। हो सकता है थोड़े दिन बाद मोदी जी कहें भैया मैं सरकार नहीं चला सकता, मेरे बस का नहीं है, भैया तुम्हें चला लो क्योंकि मैंने इतना बर्बाद कर दिया है पिछले 12 साल में, अब ये चलाने लायक मेरी स्थिति तो नहीं है, तुम्हें चला लो। क्योंकि देखिए जागृति बच्चों के अंदर हो गई है, किसानों के अंदर हो गई है, पूर्व सैनिक भी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, जो किसान है वो भी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, जो श्रमिक हैं वो भी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, जनजी और जन अल्फा भी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। भाई हर अपना आदमी अपना अधिकार मांग रहा है, क्यों नहीं मांगेगा। भाई अगर देश के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ सकते हैं, 14 करोड़ की कार में चल सकते हैं, तो कम से कम हमारे देश के लोगों को उनके जो मूलभूत आवश्यकता है वो तो मिलनी चाहिए। फिर चंदा चोरी कर लिया आपने राम जन्मभूमि के अंदर, आपको सब देख रहे हैं, पूरा जो राम भक्त है वो ये मान रहे हैं कि भाई आपने वहां हेरा फेरी की है, आपने छोटे छोटे लोगों को पकड़ लिया, बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया। फिर E20 में आप इथेनॉल मिलाए चले जा रहे हैं। ये भी सुना है कि 20 की बजाय 30-40% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। केवल बेईमानी, केवल पैसा कमाना, केवल धोखाधड़ी। और ये भी सुन रहे हैं कि साहब किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे सारे नए भारतवर्ष के अंदर हो रहे हैं। ये भी खबर में आ रही है कि साहब अरुणाचल के अंदर क्या स्थिति आपने बना दी है, मणिपुर के अंदर गृह युद्ध की स्थिति आपने बना दी है, उस पर आप स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। इसका मतलब यह है कि देश चलाना आपके बस का काम नहीं है। भैया जाइए, या तो किसी गुफा में अंदर जाके ओम नमः शिवाय कीजिए, या किसी शाखा में जाके लाठीबाजी। बिल्कुल। और अरुणाचल प्रदेश वाले मामले का आपने जिक्र किया है स्वामी जी, तो राहुल गांधी ने कल उस मुद्दे को जब उठाया, उस पर अब आर.के. सिंह जो कि पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया कि सरकार इस पर जवाब दे। यानी अब सरकार के अंदर बैठे लोग भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो उसका जवाब दीजिए। और ये तभी शुरू हुआ है जब अभी लगातार ये माना जा रहा था कि मोदी और शाह सदन में आएंगे और जवाब देंगे कि लाठियां क्यों बरसाई, किसके कहने पर बरसाई, किसने आदेश दिया कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो जवाब देने नहीं आए और इसीलिए अब बीजेपी के अंदर बैठे लोग भी कह रहे हैं कि जवाब देना पड़ेगा। सीपी राधाकृष्णन ने भी ये बात कही थी कि अमित शाह को आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और अब आर.के. सिंह का ट्वीट आया है राहुल गांधी के उसी बयान पर जो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर दिया है कि किस तरह से ये खबरें, इस पर शांति से तो बैठे हैं मोदी, शाह और राजनाथ सिंह, उल्टा मीडिया को भी दबाव बनाया जा रहा है कि ये खबरें बाहर नहीं आनी चाहिए। जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, बता रहे हैं अपनी व्यथा को कि किस तरह से वो परेशान है, किस तरह से उनके अंदर डर है। ये वहां के लोगों का कहना है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। एक बार फिर यही कहा जा रहा है कि किसी ने कुछ नहीं किया है, क्लीन चिट दी जा रही है चीन को।
कि जब वहां के लोकल एमपी कह रहे हैं कि चीन अंदर घुस आया है, वहां की जनता कह रही है, ऐसे ऐसे वीडियो दिख रहे हैं कि चीन की सेना और हमारे देश के जनता के बीच में हो रहा है और हमारी देश की जनता उनको पीछे धकेल देती है। हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं, हमारे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं कि चीन हमारे यहाँ हमें गश्त नहीं करने दे रहा है, हमारे चारागाहों में हमको चारा वो नहीं कराने दे रहा है। लेकिन चीन कहता है कि साहब प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं कि भारत के किसी एक इंच धरती पे चीन ने कब्जा नहीं किया है, तो आपके प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं, ही इज हाईएस्ट अथॉरिटी। वही तो राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के अपने ईगो और अपनी इमेज को बचाने के चक्कर में देश का नुकसान हो रहा है। भाई अगर मान लीजिए उन्होंने कब्जा किया है तो आदेश दीजिए आर्मी को। हमारा देश कोई कमजोर तो है नहीं, हमारी आर्मी और एयरफोर्स जो है वो है, रफेल है, पता नहीं क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, हम मुकाबला कर लेंगे। लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं भाई? वो झूठ की वजह से चीन को फायदा होता है। फिर चीनी परस्त अगर हम आपको कहते हैं तो आपको बुरा लगता है, बिरयानी खाने आप पाकिस्तान चले जाते हैं तो आपको पाकिस्तान परस्त कहते हैं तो आपको बुरा लगता है। तो आप बुरा ही आप करते रहेंगे, अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए झूठ बोलते रहेंगे। भाई सच बताइए ना, जब अमेरिकन सैटेलाइट बता रही हैं कि चीन ने भारत के भूभाग पे कब्जा किया हुआ है, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? जी बिल्कुल, और यही बात तो है कि राहुल गांधी अब हर मुद्दे को उठा रहे हैं। जिस तरह से ये जो मामला हुआ अभी, मल्लिकार्जुन खड़गे जब उत्तराखंड पहुंचे, हल्द्वानी में जाकर उन्होंने एक कार्यक्रम किया और उस जगह पर जब वो कार्यक्रम करके वहां से आ गए तो वहां पर शुद्धिकरण किया गया है। इस मुद्दे को राज्यसभा के अंदर भी उठाया गया और अब कांग्रेस की तरफ से आज पूरे देश में हर जिले के अंदर एक सत्याग्रह का मार्च किया जा रहा है। यानी कांग्रेस अब किसी भी मुद्दे को छोड़ नहीं रही है, राहुल गांधी किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ रहे हैं और ये जनता को भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए जनता का भरोसा बढ़ रहा है। राहुल गांधी के कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन जनता उस कोशिश को अब फेल कर रही है। यानी विपक्ष फेल नहीं कर रहा है, अब जनता ही बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर रही है। स्वामी जी, जिस तरह से राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए बहाए गए, अब वो जो छवि है वो राहुल गांधी की तो बनती जा रही है, उल्टा सरकार की छवि जनता बिना पैसे के, मतलब कोई पैसा खराब नहीं, बर्बाद नहीं करना पड़ रहा है, कोई पैसा नहीं बहाना पड़ रहा है, सरकार की छवि अपने आप ही खराब हो रही है। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे, जिस तरह से वीडियोस हैं, जिस तरह के ट्वीट्स लोग कर रहे हैं, अपनी जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं लोग, जिस अंदाज में रख रहे हैं, वो बता रहा है कि सरकार की छवि दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। और इसी का जिक्र राहुल गांधी ने किया कल, जब लगातार वो बहुत सारे बयान उन्होंने दिए वहां पर मंच से। उसके बाद जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, घेरने की भी कोशिश उनको की जा रही है। लेकिन जो मुद्दे थे, या जैसा कि हमेशा होता ही है, राहुल गांधी जब भी कोई बयान देते हैं उसमें उनको घेरने की कोशिश फिर शुरू हो जाती है, जो बताता है कि किस तरह से बीजेपी बौखला गई है राहुल गांधी के बयानों से। राहुल गांधी ने जो सच्चाई रख दी है, और खासकर ये कहना कि जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं वो पीएमओ के अंदर से ही मुझे मिल रही है, ये तो अपने आप में बहुत खलबली मचाने वाला बयान है। और इसीलिए, और उस सब के बीच, यानी राहुल गांधी से वैसे ही डरी हुई है बीजेपी सरकार, वैसे ही राहुल गांधी को घेरने की कोशिशें लगातार होती रहती हैं। किसी भी मुद्दे में राहुल गांधी को घेरा जाता है, जैसे झारखंड का मामला, सवाल सरकार से पूछा जा रहा था, जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, तो उन पर पैलेट गन क्यों चलाई? उल्टा यहां से बीजेपी वालों ने झारखंड को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया, जबकि राहुल गांधी लगातार ट्वीट भी कर रहे थे, झारखंड के छात्रों से मुलाकात भी कर रहे थे, फिर भी उन्हें घेरने की कोशिश। और अब इन सब के बाद जिस तरह से सावरकर मामले में यह झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, ये अपने आप में सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी भी कही जा सकती है आने वाले तूफान की। क्या कहेंगे स्वामी जी? भाई देखिए, सीधी सी बात यह है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पूंजीपतियों के पैसे से गोदी मीडिया के माध्यम से जो मोदी जी की इमेज आपने बनाई और राहुल गांधी की इमेज खत्म कर दी, वो केवल एक गाने ने, एक छोटे से गाने ने जो जंतर मंतर के अंदर एक गाया गया, उससे पूरी छवि आपकी खत्म हो गई। आज सोशल मीडिया में, फेसबुक में आप देख लीजिए, एक ही गाना गाया जा रहा है, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, लाइन उसके आगे और लगा रहे हैं। लेकिन ये लाइन अब कॉमन हो गई है, हर आदमी के दिमाग में बस गई है। अब ये भी नहीं पता चल रहा है 56 इंच का छोटा बंदर किसको कह रहे हैं, वो अब गैस कर रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं जिनको नहीं कहा जाना चाहिए, जिनकी इमेज बनाई गई थी। लेकिन 56 इंच का छोटा बंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि आज के तारीख में ऐसी परिस्थिति बन गई है बड़े नेताओं की, गुजरात लॉबी की, कि वो पार्लियामेंट के अंदर आना नहीं चाह रहे, तो आ नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहे। भाई जो आदमी पार्लियामेंट के अंदर कहता था एक अकेला सब पर भारी, अपने सीने पे हाथ मार के कहता था मैं अकेला सब पर भारी, और वो आदमी जो है सदन के अंदर घुस नहीं पा रहा है, आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। भाई सदन के अंदर आके बैठिए, मत जवाब दीजिए, पता तो चले कि आपके अंदर हिम्मत है। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, उसके
एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जाएंगे और यूएनआई और पीटीआई को 2 मिनट का किसी कोने में जाके इंटरव्यू दे देंगे, मैं जाने के लिए तैयार हूं। हमें जाने के लिए तैयार, कौन तुमसे कह रहा है तैयार हो कि नहीं? हाउ आर वी इंटरेस्टेड? वी वांट टू हियर यू, वी वांट टू हैव ए आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन। 20 तारीख को पैरेड गन किसने चलवाई और गुंडागर्दी किसने करवाई? जवाब दो, और जवाब दो, और उसके बाद देखेगी देश की जनता कि आपने झूठ बोला या सच बोला, और आपने किसको दोष दिया या खुद दोष दिया। लेकिन आपको आके पार्लियामेंट में जवाब तो देना पड़ेगा, विंटर सेशन में देना पड़ेगा, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, और अब जवाब तो बीजेपी के लोग ही मांग रहे हैं। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि आरके सिंह ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं इस पर जवाब सरकार को देना चाहिए। यानी सरकार से जवाब अब जनता भी पूछ रही है, विपक्ष भी पूछ रहा है और उसके अपने लोग भी पूछ रहे हैं। यानी सरकार हर तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। और इसकी जो शुरुआत थी राहुल गांधी ने कर दी थी। आपने खुद बताया अभी स्वामी जी जिस तरह से शुरुआत में कि 2 साल पहले राहुल गांधी ने कहा था डरो मत, और अब वो चीज दिखाई देने लगी है। बीजेपी सरकार के खिलाफ उसके अंदर से आवाजें उठने लगी हैं और अब बीजेपी चौतरफा घिरी हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। धन्यवाद।